हेलो, आप लोग का मेरे क्लास में फिर से स्वागत है। आज का दूसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। तो हम जान लेते हैं कि रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। तो यह भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी होने वाली रासायनिक अपक्रिया के वेग या दर का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग के साथ साथ उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी पर जो कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे वह ऑस्टवाल्ड थे। ऑस्टवाल्ड ने वेग की दृष्टि से अभिक्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा। नंबर 1 पे आता है आयनिक या तत्कालिक अभिक्रिया। आयनिक या तत्कालिक अभिक्रिया। आयनिक या तत्कालिक अभिक्रिया। दूसरा होता है आणविक अभिक्रिया। आणविक या मंद अभिक्रिया। तीसरा होता है अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया। ठीक है। तो ऑस्टवाल्ड ने वेग की दृष्टि से अभिक्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा। आयनिक या तत्कालिक अभिक्रिया, आणविक या मंद अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया। सबको हम जान लेते हैं यहाँ से। आयनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जो आयनों के मध्य होती है उसे आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएँ जो होती है बहुत तीव्र गति से होती है। इन अभिक्रियाओं के वेग को हम माप नहीं सकते हैं। लगभग इस अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में 10⁻³ सेकंड का समय लगता है, यानी बहुत कम समय लगता है। इसका उदाहरण जैसे आता है अम्ल क्षार की अभिक्रिया, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ये सब क्या है? आयनिक या तत्कालिक अभिक्रिया है का उदाहरण है। इसके बाद आता है आणविक या मंद अभिक्रिया। नाम से ही लग रहा है ऐसी अभिक्रिया जो अणुओं के मध्य होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आणविक अभिक्रिया। मंद का मतलब ये अभिक्रिया थोड़ा धीरे गति से होती है, धीमी गति से होती है। इस अभिक्रियाओं के वेग को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ठीक है। आगे है तीसरा पे आता है आपका अति मंद अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो बहुत धीरे धीरे गति से होती है, उनको पूर्ण होने में घंटों, वर्षों, महीनों का समय लग जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं अति मंद अभिक्रिया। नाम से ही लग रहा है। जैसे में लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जो जंग लगता है वो बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया होती है। या प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ इसको यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिल जाएगा। उसमें सारी चीज़ें आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बस समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है। तो तीनों अभिक्रियाओं के बारे में आपको समझा दें। ये खास कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप जानते रहिएगा। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? एकांक समय में किसी पदार्थ के सांद्रण में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मतलब कि कोई भी पदार्थ है, जैसे ए है, चेंज हुआ बी में, तो इसमें कुछ समय लगा होगा। तो पदार्थ के जो सांद्रण में जो यानी एकांक समय में किसी पदार्थ के सांद्रण में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसके लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। यानी इसको आप परिभाषा के रूप में सुनना चाहें, जानना चाहें तो किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसकी जो इकाई होती है, इकाई वो होता है कैलोरी प्रति मोल। कैलोरी प्रति मोल। ठीक है। सक्रियण ऊर्जा आप समझ गए क्या होता है कि किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आगे हमारा है संघट्यवाद। संघट्यवाद, जो संघट्यवाद इसको बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसको जान लेते हैं क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें।
संघट्यवाद जो है ये एक तरह की परिकल्पना है, अपना विचार है। इस विचार को आर्हेनियस ने प्रस्तुत किया था और इन्होंने अपना ये विचार दिया था कि कोई भी अपक्रिया होती है तो सबसे पहले अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टकराने वाले अणु है सभी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेंगे। रासायनिक अपक्रिया में केवल वही अणु भाग लेंगे जो सक्रिय होंगे। सक्रिय अणु हम जान लेते हैं किसको कहते हैं। सक्रिय अणु उसे हम कहेंगे जो टकराने के पश्चात उनमें पर्याप्त ऊर्जा हो जाती है अपक्रिया करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं सक्रिय अणु। मतलब ऐसे अणु जिनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है अपक्रिया करने के लिए, उसे हम बोलते हैं सक्रिय अणु। तो कोलिजन थियरी में क्या हुआ, यानी संघट्यवाद में ये एक तरह की परिकल्पना है, इसको आर्हेनियस ने प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि कोई भी अपक्रिया होती है तो सबसे पहले अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी टकराने वाले अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लें, केवल सक्रिय अणु ही रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। इतना ही बस कोलिजन थियरी में है। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, थोड़ा सा लॉजिक से समझेंगे, दिमाग को लगा के कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ताप। अगर ताप बढ़ाएंगे तो अपक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो अभिकारक के अणु हैं उनमें टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी ज़्यादा टकराएंगे। जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि एक रूम है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो लोग इधर उधर होते हैं ना, या पानी को गर्म करते हैं तो उसके अणु इधर उधर होते हैं, उबल के कुछ ऊपर वाष्प बन जाते हैं, यानी आपस में टकराते हैं। तो उसी तरह से अपक्रिया का वेग ताप बढ़ाने से बढ़ जाएगा, क्योंकि अभिकारक अणुओं में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी। जब सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो अपक्रिया का वेग ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो आपको याद बस इतना रखना है कि ताप बढ़ाने से अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है हम आपको बताते हैं। दूसरा आता है दाब। देखिए, दाब बढ़ाने से भी अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। आप बायल के अनुसार जानते होंगे कि दाब जो होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दाब बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होता है, घटता है, यानी जगह कम होगा। जब जगह कम होगा तो वह सब अणु बहुत पास पास आएंगे। जब पास पास आएंगे तो उनमें टक्कर ज़्यादा होगा। जब टक्कर ज़्यादा होगा तो सक्रिय अणु बढ़ेंगे, और सक्रिय अणु बढ़ेंगे तो अपक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि दाब बढ़ाने से अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा आप पीछे सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। नंबर 3 पे आता है सांद्रण। सांद्रण का मतलब होता है कि अभिकारक अणुओं की संख्या को बढ़ा दिया जाए, यानी उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए अभिकारकों के। तो क्या होगा भाई, फिर से ज़्यादा संख्या होगा तो फिर से ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा फिर से टकराएंगे तो उनका वेग फिर से बढ़ेगा, यानी सांद्रण बढ़ाने से भी अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। एक आता है चौथा नंबर पे लास्ट में उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, इसके लिए एक अलग से चैप्टर ही है उत्प्रेरक का, उसको बाद में बता देंगे। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि उत्प्रेरक का प्रयोग करने से अपक्रिया का वेग परिवर्तित होता है। यहाँ पे हमने घटना या बढ़ना कुछ नहीं बताया, बस कहा परिवर्तित। अब ये उत्प्रेरक जिस तरह के रहेंगे, जैसे आगे पढ़ेंगे धनात्मक रहेगा तो बढ़ा देगा, ऋणात्मक रहेगा तो घटा देगा। तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है, अपक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। थोड़ा सा हम जान भी लेते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। ये एक तरह का बाहरी पदार्थ होता है जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। जैसा उत्प्रेरक रहेगा वह अपना गुण दर्शाएगा। तो ये हो गया अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब आगे हम टॉपिक शुरू करते हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अपक्रिया की आणविकता, यहाँ से आपको ध्यान देना है। अभिक्रिया की आणविकता, ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका दिमाग चलाना शुरू करना पड़ेगा आपको। अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है, तो आप जान लीजिए कि जो अभिकारक के अणु होते हैं अभिक्रिया करने के लिए, उन्हीं सारे अणुओं की संख्या को ही हम बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता, यानी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले संपूर्ण अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं।
जो आणविकता होती है, यदि अणुओं की संख्या 1 होगा तो एक अणुक बोलेंगे, 2 होगा तो द्विअणुक बोलेंगे, 3 होगा तो त्रिअणुक बोलेंगे। 3 से अधिक अब तक आणविकता वाली कोई अभिक्रिया ज्ञात नहीं हुई है। तो आपको बस 3 आणविकता तक ही अभिक्रिया ज्ञात है, अब आपको देखना है। और इसके बाद जो आणविकता होती है वह धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होती है, वह हमेशा पूर्णांक में होती है। और जो आणविकता एक तरह का सिद्धांतिक है, मतलब इसको सिद्धांत में बताया गया है कि ऐसा होता है, प्रयोग करके नहीं देखा गया है। तो ठीक है, समझे क्या होता है अभिक्रिया की आणविकता? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संपूर्ण संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जो आणविकता होती है वह सैद्धांतिक मान है, यह ऋणात्मक, धनात्मक या भिन्नात्मक नहीं होती है। ठीक, इसके बाद अगर किसी अभिक्रिया में अणुओं की संख्या 1 होगा तो एक अणुक, 2 होगा तो 2 अणुक, 3 होगा तो त्रिअणुक, और 4 अणुक वाली अभिक्रिया अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे मान लेते हैं H2 + Cl2 बराबर बनेगा 2HCl। तो यहाँ पे क्या है, एक अणु हाइड्रोजन का, एक अणु क्लोरीन का, तो ये हो गया, इसकी आणविकता कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही CO2 C + O2 कर देते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक है अणुओं की संख्या, तो यहाँ पे हम कह देंगे इसकी आणविकता क्या है, 1 है। ऐसे 3 रहेगा तो त्रिअणु कहेंगे, 4 वाला अब तक ज्ञात नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख के बता सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना है कि आणविकता को आप देख कर नहीं बता सकते जब तक कि इसका क्रिया विधि हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर क्रिया विधि बताना ज़रूरी नहीं है, बस आपको कुछ स्टैंडर्ड उदाहरण दिए गए हैं जिसको आपको याद रखना है, इसका परिभाषा याद रखना है क्या होता है, और 2-4 उदाहरण सिंपल सा। यहाँ क्रिया विधि को एक्सप्लेन आपको भी नहीं करना है, ना हमें ही करना है फ़िलहाल। तो ये हो गया अभिक्रिया की आणविकता। अब दूसरा आता है टॉपिक जो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है इन दोनों में अंतर करके, तो आपको कोटि समझना क्या होता है। तो किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निश्चित करे उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। थोड़ा सा आप आणविकता को देखिए, हमने आणविकता में बताया था किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संपूर्ण संख्या को आणविकता कहते हैं। पर कोटि में क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निश्चित करे उसे हम बोलते हैं कोटि। जो कोटि होता है वह एक प्रायोगिक मान है, मतलब यह प्रैक्टिकल करके देखा गया है। ठीक है, इसका जो मान होता है धनात्मक, भिन्नात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह प्रयोगात्मक है, इस पर प्रैक्टिकल किया गया है। तो हमें यहाँ प्रैक्टिकल नहीं करना है, कुछ स्टैंडर्ड लिखा गया एक उदाहरण उसको याद रखना है और इसकी परिभाषा को। तो कोटि आप समझ गए और अभिक्रिया की आणविकता समझ गए। ठीक है, दोनों में अंतर भी आप कर लेंगे आराम से। अब थोड़ा सा एक आता है यहाँ पे उदाहरण, आगे चल के इसमें कई भाग आएंगे, 3-4 भाग आएंगे, इसमें उदाहरण बाद में बता देंगे। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि एकाणुक या इसको बोलते हैं आभासी एकाणुक अभिक्रिया, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है और उदाहरण जो बताएंगे वह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 1-2 साल का आप पेपर देख सकते हैं, उसमें पूछा गया है कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या है। इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखिए, आभासी एकाणुक अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 हो, कोटि 1 हो, उसे हम बोलते हैं आभासी एकाणुक अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल आप ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा बार लिख करके ही प्रश्न में पूछ दिया जाता है इस अभिक्रिया की कोटि और आणविकता बताइए, तो कुछ लोग बहुत गलती कर देते हैं। होता है C12H22O11 + H2O, यहाँ बनता है C6H12O6 + C6
H12O6, कहीं पे यहाँ पे H+ लिखा रहता है। तो देखिए ये आपका एक ग्लूकोज है, यह एक आपका फ्रक्टोज है, ये आपका सुक्रोज है, और इसको आप जान ही रहे हो। इस सब क्रिया को लिख करके इस साल से पहले पिछले पेपर में यह दिया था कि ये अब क्रिया की कोटि और आणविकता बताइए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे देखते हैं कि एक अणु सुक्रोज का है, एक अणु जल का है, तो चलो भैया आणविकता तो लिख देते हैं। आणविकता क्या हो गया, 2। कोटि सोचते हैं, कोटि भी तो 2 ही होगा। अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो क्रिया के वेग को निश्चित करता है, तो अभिकारक इसमें भी 2 लिख देते हैं, पर यह भाई गलत है। अब हमने बताया था कि जो कोटि होता है वो प्रयोगात्मक मान होता है, उसको प्रैक्टिकल करके देखा गया है, इसकी कोटि 2 नहीं होती है। अब समझाते हैं क्या होगा। देखिए इस अभिक्रिया में प्रयोग द्वारा देखा गया कि सुक्रोज की मात्रा को कम या ज़्यादा कर देते हैं तो अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो जाती है, पर जल की मात्रा को यदि कम या ज़्यादा कर दे रहे हैं तो अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यानी अभिक्रिया के वेग को निश्चित कौन कर रहा है, केवल सुक्रोज का अणु है, जल का अणु नहीं कर रहा। तो परिभाषा देखिए कोटि का क्या था कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निश्चित करे। निश्चित कौन कर रहा है भाई, घटा या बढ़ा रहा है, सुक्रोज। तो सुक्रोज ही इस अभिक्रिया के वेग को निश्चित कर रहा है ना, इसका मतलब जल नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि जल कोटि में नहीं आएगा। तो यानी इसकी कोटि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ऐसे ही किसी भी मान लो यौगिक आ गया, उसमें जल आ गया, कोटि पूछे तो आप 1 बना सकते हैं, 1 कह देंगे। आणविकता 2 होगा क्योंकि भाई दोनों अणु हैं, संपूर्ण अणुओं की संख्या होती है, संपूर्ण अणु आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए। कोटि में जो अभिक्रिया के वेग को निश्चित करेगा उसी को हम लिखेंगे। ऐसे ही कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आगे आपका इसके बाद होगा कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण।